Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma and you are watching FICON classes. Let's hit the concepts. तो हमने पिछले लेक्चर में काफी कुछ देखा था इंक्लाइन वाले पे, है ना, कि फोर्सेस कैसे ऊपर नीचे क्या कहते हैं, फ्रिक्शन का फोर्स ऊपर कैसे लगता है, कब नीचे लगता है, ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। काफी सारे HCV के प्रॉब्लम्स भी किए थे, करेक्ट। अच्छा चलो, आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे टू ब्लॉक सिस्टम्स। जब दो ब्लॉक एक के ऊपर एक जब ब्लॉक रखे होते हैं ना, उस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे होता है, कैसे वहां पे हम मैकेनिक्स का यूज करते हैं, फ्रिक्शन का यूटिलाइजेशन करते हैं टू फाइंड आउट द आंसर, और HCV के प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टू ब्लॉक सिस्टम वो भी देखेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब ये टू ब्लॉक सिस्टम जो है ना, इसे मैंने बड़े अच्छे तरीके से डिवाइड किया हुआ है। दो टाइप के प्रॉब्लम नॉर्मली बनते हैं उस पे। अब वो जो दो टाइप के प्रॉब्लम बन रहे हैं ना, उनपे डिवीजन कैसे कैसे बांटा है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, और थोड़ा सा ये जो है कि ना टिपिकल हो सकता है समझने में। अगर आप पहली बार कर रहे हैं थोड़ा सा टिपिकल होगा समझने में, ठीक है, लेकिन बड़ी ध्यान से देखना, हर बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, और समझ में आएगा, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो देखो, टू ब्लॉक सिस्टम कहने का मतलब क्या है? टू ब्लॉक सिस्टम कहने का मतलब है यूं एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे यूं एक ब्लॉक रखा हुआ है, अब इस पे एक और ब्लॉक रख दिया, इस तरीके का सिस्टम क्या कहलाता है? टू ब्लॉक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं कि देखो, इस पे जब अगर इस पूरे सिस्टम को मूव करना हो तो मैं दो तरीके से फोर्स लगा सकता हूँ, या तो ऊपर वाले पे फोर्स लगाऊं या तो नीचे वाले पे फोर्स लगाऊं। तो ये कंडीशन बन सकती है कि मैं यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाऊं, और फिर अपन रीड करें कि देखो कि ब्लॉक नीचे वाला ब्लॉक मूव करता है या ऊपर वाला मूव करता है, या दोनों साथ साथ मूव करते हैं। ठीक है, ये एक कंडीशन हो सकती है। दूसरी एक कंडीशन क्या हो सकती है, यहाँ फोर्स ना लगा के ऊपर वाले को फोर्स दूं। ऊपर वाले को फोर्स दूं तो ये क्या हो सकता है कि ऊपर वाला अकेला मूव करे, या ऊपर और नीचे वाले दोनों साथ में मूव करे, ऐसा भी हो सकता है ना, या दोनों मूव करे पर दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो, ये भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस निकल के आते हैं। क्या होता है, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस निकल के आते हैं जिन्हें हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखो, यहाँ पे फ्रिक्शन कितने कितने सरफेस पे आएगा, इस पे भी आएगा और इस सरफेस पे भी आएगा। तो ये जो फ्रिक्शन जो सरफेसेस के बीच में आ रहा है ना, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस स्टडी में। ठीक है, चलो अब इसे किस तरीके से डिवाइड किया है, पहले तो नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगने पर किस तरीके से डिफरेंट सिचुएशंस आएंगे वो पढ़ेंगे, फिर बाद में ऊपर वाले पे फोर्स लगने पर कैसा कैसा सिचुएशन जनरेट होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो पहला सिचुएशन लेते हैं कि हम फोर्स लगा रहे हैं कहाँ, नीचे वाले ब्लॉक पे। चलो मान लिया, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ समझेंगे तो थोड़ा सा ना आसान हो जाएगा। चलो, ये ऊपर वाले ब्लॉक को मैंने मान लिया 1 kg का है, नीचे वाले को मान लिया 2 kg का है, और फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं हम लोग, ये F फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब म्यू मतलब समझते हो ना, फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन दी टू ब्लॉक, ये 0.5 है, और बिटवीन दी ब्लॉक एंड दी क्या ग्राउंड मान लो, ये जो भी है सरफेस है, म्यू इज इक्वल्स टू 0.2। ठीक है, नीचे वाला म्यू जो है कि 0.2 है। अब इस कंडीशन में अगर मैं फोर्स को धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा, मैं क्या करने जा रहा हूं कि फोर्स को मैं धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा और देखूंगा कि कैसे कैसे कंडीशंस चेंज होती हैं। तो हम लोग को पता चल जाएगा सारे कंडीशंस, समझ रहे हो, हम सारे कंडीशंस पता कर लेंगे, फोर्स को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। अब देखो, इस पर्टिकुलर केस में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अच्छे से ध्यान से देख लेना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझ रहे हो बात को, बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो, नीचे वाले पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, फाइन। नीचे वाले पे एक फ्रिक्शन पीछे की तरफ आ सकता है इसकी वजह से, और नीचे वाले में ऊपर के सरफेस पे भी एक फ्रिक्शन आ सकता है बिकॉज ऑफ द मास 1। ठीक है, उसकी वजह से भी एक फ्रिक्शन आ सकता है ऊपर की, फाइन। लेकिन अगर ऊपर वाले के बारे में सोचो, 1 kg मास के बारे में सोचो, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन 1 kg मास विल बी, टेल मी, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स होगा जो 1 kg मास पे लगेगा। ठीक है, एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, इस डायरेक्शन की। अब तुम वाई डायरेक्शन में ये बोलोगे नॉर्मल है, ठीक है, उस नॉर्मल की वजह से ही तो ये फ्रिक्शन आ रहा है, म्यू इनटू एन, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि पॉइंट मास 1 पे, अब मास 1 इसको बोलेंगे, इसको मास 2 बोलेंगे। ठीक है, मास 1 पे जो भी फोर्स आ रहा है एक्स डायरेक्शन में, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। मास 2 पे कौन कौन सा फोर्स आ रहा है इन दी एक्स डायरेक्शन, एक्सटर्नल फोर्स एज वेल एज फ्रिक्शन।
तो देखो मास 2 पे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए तो ये फ्रिक्शन भी रिस्पॉन्सिबल है और ये एक्सटर्नल फोर्स भी रिस्पॉन्सिबल है। नेट फोर्स ही तो यार एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा ना बॉडी पे, लेकिन मास 1 पे सिर्फ एक फोर्स लगने वाला है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, अब फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम क्या जानते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक कंडीशन में क्या होते हैं? इंक्रीज करते हैं धीरे धीरे। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? इंक्रीज करता है और एक पर्टिकुलर लेवल तक जाने के बाद वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद तो फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज नहीं होता ना, काइनेटिक फ्रिक्शन जैसे चालू हो गया तो फिर तो वो कांस्टेंट हो जाता है। करेक्ट, मतलब कि हमें ये समझ में आता है कि फ्रिक्शनल फोर्सेस की एक मैक्सिमम पर्टिकुलर वैल्यू है, उसके बाद तो वो नहीं बढ़ने वाला। करेक्ट, फ्रिक्शनल फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद तो वो नहीं बढ़ने वाला। देखो ये एक्सटर्नल फोर्स तो बाहर से हम लगा रहे हैं, ये तो हम चाहे जितना बढ़ा सकते हैं ना, बिल्कुल। लेकिन फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस, जैसे ये 0.5 है, म्यू की वैल्यू 0.5 हो गई। अब इसके बीच का जो सरफेस का जो फ्रिक्शन है, दैट कैन नेवर बी इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। एक सर्टेन लिमिट के बाद उसे इंक्रीज नहीं किया जा सकता है। उसी तरीके से ये फ्रिक्शन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, बिटवीन दीज 2 सरफेसेस, we cannot increase beyond a particular certain point, beyond a particular fs value, and that particular value is called as limiting friction value. Correct or not? अब देखो मैंने किस फेस को नाम दे दिया है A, इस कॉन्टैक्टिंग सरफेस को नाम दिया हुआ है A, इसको कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस को नाम दिया हुआ है B। ठीक है, अच्छा, अब इस कंडीशन में अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट विल बी द लिमिटिंग फोर्स इन केस ऑफ A, लिमिटिंग फोर्स इन केस ऑफ A कैसे निकालेंगे? लिमिटिंग फोर्स मतलब कि लिमिटिंग फोर्स निकालने के लिए क्या होता है? लिमिटिंग की वैल्यू म्यू इंटू एन होती है, लिमिटिंग की वैल्यू म्यू इंटू एन होती है, लेकिन फ्रिक्शन तो 0 से म्यू इंटू एन तक कुछ भी हो सकता है। करेक्ट और नॉट? अरे ये डायग्राम याद है कि नहीं है? ये वाला, तो ये 0 से लेके म्यू एन वैल्यू, ये मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू होती थी, है ना? यहां तक हो सकता है, उसके बाद तो कांस्टेंट हो जाना है, लेकिन ये एक्चुअली में फ्रिक्शन जो लग रहा है वो 0 से म्यू एन तक लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन इज म्यू एन। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन इज म्यू एन। फाइन, तो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन म्यू एन इन केस ऑफ ए क्या हो जाएगा? देखो 1 kg है, जी को हमेशा 10 ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जी को 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर ले लो। देखो ये 1 न्यूटन है, यहाँ पे नॉर्मल कितना आएगा? यहाँ पे नॉर्मल कितना आएगा? इस तरीके वाला, जल्दी बताओ क्या होगा नॉर्मल? देखो 1 kg इंटू जी 10, ठीक है, तो ये 10 न्यूटन हो गया, 10 न्यूटन इंटू 0.5, ये 0.5 इंटू 10 न्यूटन कितना आ गया? 5 न्यूटन आ गया। ठीक है, उसी तरीके से फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एट ए अगर मुझे निकालना हो, जल्दी बताओ। देखो ए पॉइंट पे, सॉरी बी, ए निकाल चुके ना, ये बी है, बी पे अगर निकालना है मतलब कि यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे नॉर्मल निकालना होगा। तो नॉर्मल तो बिकॉज ऑफ 2 kg और 1 kg कंबाइंड आएगा ना, यहाँ पे नॉर्मल तो कंबाइंड आएगा, दैट मींस 1 + 2 3 kg, 3 kg इंटू जी, 3 kg इंटू जी इज 30। अरे म्यू की वैल्यू यहाँ लिख लो 0.2 मल्टीप्लाइड विद 30 न्यूटन, सॉरी 30 kg, न्यूटन ही हो गया ना ये 30, तो ये फाइनली आंसर आ गया 6 न्यूटन। आहा, देखो क्या हो गया, क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? देखो ये फ्रिक्शनल वैल्यू कितनी है? 5 न्यूटन है, ये फ्रिक्शन वैल्यू 6 न्यूटन है। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात, अब फिर से अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं, एकदम ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। फ्रिक्शन जो लग रहा है ए पे मतलब वो कॉन्टैक्टिंग सरफेस के बारे में बात कर रहा हूं, ए पे वो फ्रिक्शन 5 न्यूटन से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। इसका कहने का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे लिखता हूं, देखो अगर मैं ए बॉडी का डायग्राम बनाऊं, सॉरी 1 kg मास का डायग्राम बनाऊं, तो ये फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू इज 5 न्यूटन और इसका मास 1 है। इट मींस कि एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन दिस बॉडी, एक्सीलरेशन, मैक्सिमम एक्सीलरेशन दैट विल बी प्रोड्यूस्ड इन बॉडी 1 और मास 1 विल बी इक्वल्स टू F max divided by mass, correct? And this F max is 5 Newton divided by 1 kg, that is equals to 5 meters per second square. मतलब कि ऊपर वाला बॉडी मैक्सिमम एक्सीलरेशन 5 का अटेन कर सकता है, उससे ज्यादा एक्सीलरेशन तो अचीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जब तक ये फोर्स इस सिस्टम में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा, तब तक ये सिस्टम साथ साथ मूव करेगा। जैसे ही इस सिस्टम का एक्सीलरेशन अगर 5 से ज्यादा होने की कोशिश करेगा, ये बॉडी
अपने 5 एक्सेलरेशन पे रुक जाएगी और बाकी नीचे वाली बॉडी का एक्सेलरेशन बढ़ सकता है। ठीक है, बात समझ में आती नहीं आती है? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? देखो मैं क्या कह रहा हूं, बिकॉज की फ्रिक्शन का वैल्यू ए पे 5 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता। इट मींस कि एफ मैक्स 5 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता। मास 1 का है तो एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर अब देखो ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं, इसे एज अ होल वन सिस्टम, वन पर्टिकुलर, देखो ये 2 मासेस है ना, 2 मासेस को मिला के एक सिस्टम मान लेते हैं। एक सिस्टम मानने का मतलब क्या हुआ कि हमने इस तरीके से मान लिया कि ये दोनों इंटीग्रेटेड बॉडी है, एक ही बॉडी है, 3 kg का मास है, 1 + 2 3 kg का मास है और इस पे लग रहा है फोर्स F। और अगर इस पे फोर्स लग रहा है F तो यहाँ पे फोर्स कितना आएगा, ये तो नीचे वाला कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, यहाँ का फोर्स देखो FLB इज 6 न्यूटन। मैक्सिमम कितना लग सकता है, 6 न्यूटन। दिस इज मैक्सिमम फोर्स, 6 न्यूटन लग सकता है। ऐसे केस में हम इस तरीके से मान के इसे सॉल्व करते हैं, इसे 3 kg मान के सॉल्व कर लिए। लेकिन हमें पता है कि ऊपर वाले का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा नहीं हो सकता है, एक्सीलरेशन ऊपर वाले का ज्यादा नहीं हो सकता है। इट मींस कि जब तक ये फोर्स, देखो यहां से एक्सीलरेशन निकालना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, फोर्स माइनस 6 न्यूटन, है ना। अरे एक्सीलरेशन, फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, फोर्सेस F minus 6 न्यूटन, दैट विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। यहां से जब तुम एक्सीलरेशन निकालोगे ना, ये एक्सीलरेशन 5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जैसे ही 5 से ऊपर चला गया, अगर इस फॉर्मूले में एक्सीलरेशन 5 से ऊपर चला गया, मतलब समझ लेना कि ये जो कंडीशन हम लोग फॉलो कर रहे थे ना, कि दोनों साथ साथ मूव करेंगे, एक सिस्टम मान लिया, तो वो चीज वहां पे फ्लॉप हो जाती है। क्या हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है। फाइन। अब देखो इसे कैसे हम लोग केसेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहां तक समझ में आ रहा है ना कि 5 तक जब तक होगा तब तक तो भाई कहानी ठीक है, और 5 के बाद कहानी हो जाएगी गड़बड़। जैसे ही एक्सेलरेशन 5 के ऊपर गया, कहानी हो जाएगी गड़बड़। अब देखो दूसरी बात ये कि हमने सिस्टम को क्या माना, एक सिंगल मास मान लिया 3 kg का, जिसपे एक आउटर फोर्स F लग रहा है और इधर की ओर एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, अब ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 6 न्यूटन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्रिक्शन 0 नहीं हो सकता, 0 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू तो 6 न्यूटन होगी। अच्छा समझना, अब अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स 0 रखा तो फ्रिक्शन वैल्यू 0, एक्सटर्नल फोर्स 1 रखा, फ्रिक्शन वैल्यू 1, नो एक्सीलरेशन, 2 रखा, फ्रिक्शन वैल्यू 2, नो एक्सीलरेशन, 3 नो एक्सीलरेशन, 4 नो एक्सीलरेशन, 5 नो एक्सीलरेशन, 6 नो एक्सीलरेशन, 7 एक्सीलरेशन। समझ में आती है बात? भैया 6 तक तो ये रेजिस्ट कर लेगा ना, लेकिन 7 जैसे ही हो जाएगा, ये 6 पे रुक गया, 6 से ज्यादा तो नहीं बढ़ सकता ये, तो 6 किलो न्यूटन पे रुक जाएगा, ये न्यूटन पे रुक जाएगा, ये 7 न्यूटन, ये 6 न्यूटन, तब ये टोटल सिस्टम क्या होगा, एक्सीलरेट करने लगेगा। तो अब हम इसे केसेस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देखो जरा। केस 1 व्हेन फोर्स इज फ्रॉम 0 to 6 न्यूटन। अगर 0 से 6 न्यूटन है तब हमें बात समझ में आती है, 0 से 6 न्यूटन तक हमें बात समझ में आती है कि एक्सीलरेशन तो पूरे सिस्टम का 0 होगा। दैट मींस एक्सीलरेशन ऑफ 1 मास विल बी इक्वल्स टू एक्सीलरेशन ऑफ 2 मास, 1 मास एंड 2 मास, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? बहुत बढ़िया। अब देखो दूसरी बात मैंने क्या कहा कि ऊपर वाले का एक्सीलरेशन 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। ऊपर वाले का एक्सीलरेशन क्या नहीं हो सकता, 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ऊपर वाले का एक्सीलरेशन 5 से ज्यादा नहीं हो सकता, इट मींस कि सिस्टम जब तक साथ मूव कर रहा है तब तक पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब अगर मैंने माना कि ये पूरा सिस्टम का एक्सीलरेशन 5 है, मान लेते हैं ये लिमिटिंग वैल्यू, तब तक तो दोनों साथ में मूव करेंगे ना, क्योंकि ऊपर वाला साथ में मूव कर सकता है। अगर ऊपर वाले का एक्सीलरेशन 5 है तो हम पूरे सिस्टम का 5 निकाल के पता कर लेते हैं कि ये फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है। अब देखो ये पीछे वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू पे आ गया है ना, 6 तक पहुंच गया, मतलब ये तो 6 पहुंच गया, ये 6 न्यूटन है पीछे की ओर। तो अब हमने लिखा कि F minus 6 लिखने का मतलब फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, तो दिस -6 हो गया, ये क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, दैट विल बी इक्वल्स टू मास दैट इज 3 इनटू एक्सीलरेशन। समझ में आ रही बात? अब एक्सीलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू 5 हो सकती है जब तक दोनों साथ मूव करें, ठीक है। सो ये 3 5 15 plus 6 21, so the force, external force will be 21 न्यूटन। 21 न्यूटन तक क्या होने वाला है, दोनों ही बॉडी साथ एक्सीलरेट करने वाली है। तो हम लिखेंगे यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा केस 2। तो यहाँ पे इक्वल साइन नहीं किया जाएगा ना, 6 न्यूटन तक तो मूव नहीं कर रहा था। अब अगर ये 6 से बड़ा हुआ फोर्स
लेकिन कहां तक, 21 तक, 21 तक क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम सेम होगा. दैट मींस एक्सीलरेशन ऑफ 1 विल बी इक्वल्स टू एक्सीलरेशन ऑफ 2 will be equals to, how will you find out the acceleration, how will you find out the acceleration, देखो f minus 6 divided by mass is 3 kg. समझ में आ रही है बात. अरे यहीं पे देखो ना, ये एक्सीलरेशन 5 था, एक्सीलरेशन निकालना चाहते थे तो f minus 6 divided by mass कर दिए, ये तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी. समझ में आ रही है बात, यहां तक बात समझ में आ रही है. अब देखो यहां तक जो बातें हमने की हैं, उसमें क्या हो रहा है, पूरा सिस्टम साथ साथ चल रहा है, मतलब कि दोनों मासेस साथ साथ चल रहे हैं. यहां तक दोनों मास साथ साथ चल रहे हैं. अब इसके बाद क्या होगा, तीसरा केस क्या होगा, इसके बाद क्या होगा. अब फोर्स की वैल्यू इज ग्रेटर देन 21. जैसे ही फोर्स की वैल्यू इज ग्रेटर देन 21, हमें क्या पता है कि एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी 1, ये तो भैया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे नहीं बढ़ने वाला. मतलब कि एक्सेलरेशन 1 तो यहां तक फिक्स हो गया. क्या समझ में आ रही बात, एक्सेलरेशन 1 तो फिक्स हो गया. तो अब क्या करना होगा कि हमें दोनों बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग सेपरेटली बनाना पड़ेगा. मतलब कि ये फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे 5 न्यूटन है ना. अगर मैं 1 kg मास को बना रहा हूँ, ये 5 न्यूटन है, ये 1 kg मास है, तो इसका एक्सेलरेशन आ जाता है 5 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. इससे ज्यादा इसका फोर्स नहीं बढ़ने वाला फ्रिक्शन का. अब मास 2 के बारे में अगर मैं बात करूं, देखो मास 2 के बारे में एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है विच इज ग्रेटर देन 21. ठीक है. अच्छा, पीछे की ओर जो यहाँ पे फ्रिक्शन आ रहा होगा नीचे वाले सरफेस पे, दैट इज 6 न्यूटन. और ये फोर्स तो आगे की ओर है, इसमें फोर्स किधर क्या आएगा, पीछे की ओर आएगा ना. ये कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन. समझ में आ रही बात. अच्छा, कुछ लोगों को डाउट होगा, सर ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऐसे क्यों ले रहे हैं. अरे भैया, जब 1 kg पे सिर्फ एक फोर्स लग सकता है, और ये हमें पता है ना कि ये फोर्स आगे की ओर लगा रहे हैं, तो ये बॉडी तो आगे की ओर बढ़ेगा. अब देखो होता क्या है, ये 2 kg मास ये आगे की ओर बढ़ना चाह रहा है, ये तो यहीं पे बना रहना चाहता है, इस पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना. लेकिन इसके द्वारा एक फ्रिक्शन फोर्स 1 पे लगाया जाएगा, जो कि इसे अपने साथ में लाना चाहेगा. अगर ये अपने साथ में आगे की ओर लाना चाहता है, तो 2 kg के द्वारा जो फ्रिक्शन लग रहा होगा 1 पे, वो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ना. 1 पे जो लगेगा फ्रिक्शन, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. अगर 1 पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा रहा है, तो 2 पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा, तभी तो इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शन लगते हैं. समझ में आती है बात. तो ये ऐसा हो गया. अगर यहां से मुझे अगर फिर से एक्सीलरेशन निकालना हुआ, तो देखो एक्सीलरेशन लिखने का तरीका देख लो यार, सीख लो एक्सीलरेशन लिखने का तरीका. फोर्सेस लिखो F, देन ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो F -5 -6 डिवाइडेड बाय मास. ये तो फोर्स बाय मास ही तो एक्सीलरेशन हो गया ना, है कि नहीं. तो फोर्स लिख लो -5 न्यूटन -6 न्यूटन डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मास, 2 kg. समझ में आ रही बात. That means this is equals to F minus 11 divided by 2 is the acceleration. F minus 11 divided by 2 is the acceleration. The acceleration of 2 kg mass will be equals to F minus 11 divided by 2. तो ये हो गया एक्सीलरेशन अलग अलग वाले. सारी बातें क्लियर हो गई. इससे हमारी सारी बातें, सारी चीजें जो हम इस पर्टिकुलर केस में पढ़ सकते थे. अब देखो नॉर्मली क्या होता है, क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा यार इससे क्वेश्चन. देखो अब भी 10 क्वेश्चन बना दूं मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए, बना दूं क्या. चलो, फोर्स लगाओ 5 न्यूटन, व्हाट विल बी दी कंडीशन. तुम्हें बताना एक्सीलरेशन क्या होगा, फ्रिक्शन वैल्यूज क्या क्या होंगी, ये सब बताना. चलो, अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो क्या होगा, पहले केस में हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, एक्सीलरेशन 1 एक्सीलरेशन 2 दोनों क्या हो गए, 0 हो गए. दोनों के 0 होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 5 न्यूटन लगा है, तो यहाँ पे ये वाला नीचे वाला फोर्स कितना होगा, ये वाला फोर्स, ये भी 5 न्यूटन का होगा. तभी तो 5 न्यूटन और 5 न्यूटन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, खत्म. समझ में आ रही बात, खत्म हो गई ना. तो ये 5 न्यूटन 5, ये वाला फ्रिक्शन तो 5 आ गया. फाइन. अब अगर मैंने इससे कहा, मैंने तुम्हें कह दिया कि अच्छा फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन. अगर 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तब क्या होगा, देखो 12 न्यूटन माइनस यहाँ पे कितना फोर्स आ सकता है, यहाँ पे कितना फोर्स आ सकता है, मैक्सिमम 6 न्यूटन का आ सकता है ना. तो 12 minus 6 is, what is that, 12 minus 6 is 6 divided by mass, 6 divided by mass 6 by 3 that is equal to 2. तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, 2. ये अरे इस फार्मूले पर रख लो, 12 minus 6 divided by 3 क्या हो गया, 2 meters per second square. ये इस फोर्स पे आ गया. अच्छा, अगर मैंने कह दिया कि the force acting is 24, क्या कह दिया,
फोर्स एक्टिंग इज 24, तो A1 एक्सेलरेशन A2 एक्सेलरेशन निकाल के बताओ। अच्छा 24 है तो यहाँ पर रख लो 24 माइनस 11, 24 माइनस 11 इज, जल्दी बताओ, 24 माइनस 11 इज, अब जो भी है 24 माइनस 11 करके डिवाइड बाय 2 कर देना, ये वाला एक्सेलरेशन आ जाएगा। A1 का एक्सेलरेशन तो 5 से नहीं बदलने वाला है कि बदलने वाला है, कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस इज डन, ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा है पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं सर, अरे पता नहीं क्या नहीं पढ़ा रहे, ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, देखो इसीलिए इसे बराबर तरीके से 3 भागों में बांट दिया है। जब 0 से 6 तक फोर्स होगा तो क्या होगा, 6 से 21 तक फोर्स होगा तो क्या होगा, 21 से फोर्स ऊपर चला गया तब दोनों का एक्सेलरेशन अलग होने वाला है, यहाँ तक बॉडी दोनों साथ साथ रहने वाली है, ठीक है। चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया। चलो आओ, दूसरा केस दिख रहा है, इसमें क्या है कि ऊपर वाले मास पे 1 kg वाले मास पे फोर्स लग रहा है। अब जब 1 kg वाले मास पे फोर्स लगेगा ना, तो दो बातें होती है, देखो A पे एक फ्रिक्शन आ सकता है, मैक्सिमम लिमिट हो सकती है, B पे लिमिट हो सकती है। अगर A की लिमिट, फ्रिक्शन लिमिट एट A इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन लिमिट एट B, तब क्या होगा ना, दोनों ही बॉडी साथ साथ मूव करेंगे। क्या होगा, दोनों बॉडी साथ साथ मूव करेंगे। अगर FLA ये वाला फ्रिक्शन FLB से ज्यादा है तब दोनों साथ में मूव करेंगे, और अदर केस में दोनों अलग मूव करेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब कैसे होता है ऐसे थोड़ा सा आगे समझते हैं। अब ये वैल्यू 0.2 थी ना, हाँ ठीक है। चलो अब मैंने निकालते हैं FLA क्या होगा, म्यू इंटू नॉर्मल एट A, म्यू एट A इज 0.5, नॉर्मल एट A 1 इंटू 10 इंटू 1 kg इंटू 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इंटू g, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 10, तो 0.5 इंटू 10 इज 5 न्यूटन, 5 फाइन। FLB उसी तरीके से निकालता हूं, लिमिटिंग फ्रिक्शन एट B, FLB का मतलब क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एट B, लिमिटिंग फ्रिक्शन एट B विल बी म्यू इनटू नॉर्मल एट B। अब म्यू क्या है यहाँ पे 0.2 है, इनटू नॉर्मल एट B विल बी 2 + 1 3 kg इनटू 10 30 न्यूटन, 30 दैट विल बी इक्वल्स टू 6 न्यूटन। अच्छा कौन सा केस बना, FLA और FLB चेक कर लो, FLA FLB, FLA बड़ा है क्या, नहीं, FLB बड़ा, FLB अगर बड़ा है तो दोनों क्या होने वाले हैं, अलग अलग मूव करने वाले हैं। तो चलो अलग अलग मूव करने वाले हैं भाई, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, क्यों अलग अलग मूव करने वाले हैं उसके बारे में सोचते हैं। क्यों ये अलग अलग मूव करने वाले हैं ये तो बता दो, आपने लिख दिया अलग अलग मूव करते हैं, तो क्या मैं मान लूं अलग अलग मूव करेंगे, क्यों अलग अलग मूव करेंगे ये बता दो। ऐसा कहेंगे कुछ बच्चे है ना, अब कुछ बच्चे ऐसा कहेंगे तो मुझे बताना ही पड़ेगा। चलो अगर यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया तो देखो इस बॉडी पे, इस कॉन्टेक्ट पे अगर निकालना है मुझे, तो एक पॉइंट ऊपर वाली बॉडी पे, एक पॉइंट नीचे वाली बॉडी पे ले लिया। ऊपर वाली बॉडी पे जो फोर्स होगा ये फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ आएगा, और सेम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ आएगा। ए कॉन्टेक्टिंग पॉइंट पे मैंने ए लिख दिया, ये ए वाला आएगा, और जैसे ही ए वाला आएगा यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ आ जाएगा ना बी पॉइंट पे, फाइन। अब देखो ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 5 न्यूटन हो सकती है, जबकि B की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 6 न्यूटन हो सकती है। इट मींस कि अगर A 5 तक पहुंच गया मतलब कि ये रुक जाएगा, और ये तो भैया 5 हो सकता है ना, ये तो 6 तक जा सकता है। दैट मींस कि FB विल ऑलवेज कैंसिल FA। क्या बात समझ में आती है, FB के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो FA को हमेशा ही कैंसिल आउट कर दे। अगर ये हमेशा कैंसिल आउट कर देगा तो नीचे वाले की एक्सीलरेशन तो हमेशा ही 0 होगी, क्योंकि FA की वैल्यू 5 से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। अगर ये 5 से ज्यादा नहीं बढ़ेगी तो FB की वैल्यू 5 से ज्यादा नहीं बढ़ेगी, और तब तक FB FA को कैंसिल आउट करता रहेगा, और एक्सीलरेशन ऑफ नीचे वाला बॉडी विल ऑलवेज बी 0। अब नीचे का तो एक्सीलरेशन दैट मींस A2 विल ऑलवेज बी 0, फाइन। अब ऊपर वाले के बारे में सोचो, तो ये नीचे वाला तो फिक्स हो गया ना एक हिसाब से। अगर ये हमेशा ही 0 है तो ये तो सही है, फिक्स हो गया, मतलब ये तो ग्राउंड की तरह एक्ट कर रहा है। अगर ऊपर वाले का एक्सीलरेशन निकालना है तो F माइनस F, ये हो गया, ये इसका डायग्राम बनेगा। एक्सीलरेशन ऑफ 1 निकालना है तुम्हें, तो फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 कर लो, दैट इज इक्वल्स टू F माइनस, देखो फ्रिक्शन फोर्स अभी अपने को पता नहीं है ना, तो यही वाला हो गया, यही हो गया एक्सीलरेशन। अगर फोर्स 0 से लेकर 5 न्यूटन तक होगा तब तो कोई बात ही नहीं बनती, क्योंकि ये एक्सेलरेट नहीं करेगा। जब तक 0 से 5 न्यूटन तक तो ये फ्रिक्शन फोर्स इसे रेजिस्ट कर लेगा, दैट मींस कि एक्सीलरेशन ऑफ 1 विल बी 0। और दूसरी बात, अगर 5 न्यूटन से बड़ा होता है तुम्हारा फोर्स, तब एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, F माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1 kg, ये एक्सीलरेशन जाएगा ऊपर वाले का। मतलब सिंपली जैसे सिंगल मास का एक्सीलरेशन निकालते थे ना, वैसे तुम ऊपर वाले का एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। समझ में आती है बात, बहुत ही आसान था ये सवाल, क्योंकि
ये दोनों अलग अलग मूव करने वाले थे, अलग में अपने को पता चला नीचे वाला भैया ये तो जमीन से फिक्स हो गया, ये तो कभी मूव ही नहीं कर रहा। अगर ये मूव ही नहीं कर रहा तो सिर्फ ऊपर वाला मूव करेगा, तो इसे एज अ ग्राउंड ट्रीट कर सकते हो नीचे वाले को। समझ में आ गई बात? अच्छा चलो इसी में थोड़ा सा परिवर्तन आते हैं, जल्दी फटाफट लिख लो। मैंने मिटा दिया। अच्छा अब इसी पे थोड़ा सा मैं देखो डेटा चेंज करके तुम्हें केस नंबर 1 में बता देता हूँ। अगर ये 0.1 हो गया, अगर ये क्या हो गया, ये 0.1 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 इंटू 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 5 न्यूटन। ये तो नहीं चेंज हुआ। और ये क्या हो गया 0.1 इंटू 30, ये तो 10 था, ये 30 दैट विल बी इक्वल्स टू 3 न्यूटन। ओहो ये कौन सा केस हो गया? पहला वाला 7-7 वाला केस हो गया। 7-7 वाला केस हो गया, नहीं हो गया? 7-7 वाला केस हो गया। अब इस केस में हमें क्या बताना है, हमारे लिए ये दोनों ही मासेस एक सिंगल मास की तरह ट्रीट होंगे। यहाँ पे फोर्स आएगा और फ्रिक्शनल फोर्स तो ग्राउंड पे आएगा। अब बीच के फ्रिक्शन के बारे में सोचने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि दोनों साथ साथ मूव करें तो बीच के फ्रिक्शन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब कि नीचे का जो एफ बी की मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब की लिमिटिंग वैल्यू है, ये तो भैया कितनी है? 3 न्यूटन है। 3 न्यूटन है। इट मीन्स कि अब अगर मैं सोचूं कि फोर्स अगर 0 से 3 न्यूटन इक्वल का भी साइन लेते हैं, 3 न्यूटन तक हुआ, तब तो क्या होगा? एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम विल बी 0, एक्सीलरेशन ऑफ ए विल बी 0, एक्सीलरेशन ऑफ 2 विल आल्सो बी 0, एक्सीलरेशन ऑफ 1 और 2 दोनों 0 हो जाएगा। अगर 3 न्यूटन से बढ़ गया, अगर फोर्स 3 न्यूटन से बढ़ गया, तब क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? F माइनस 3 न्यूटन डिवाइडेड बाई 3 kg। समझ में आ रही बात? क्यों ऐसा कर रहा हूं? अरे F माइनस F डिवाइडेड बाई मास, यही तो एक्सीलरेशन होता है ना, ये हो जाएगा एक्सीलरेशन। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे कितना है? 6 न्यूटन लग रहा है, तो 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 इज 1। समझ में आ रही बात? 9 लग रहा है, तो 9 माइनस 3 इज 6, 6 डिवाइडेड बाई 3 इज 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन हो जाएगा। अच्छा, जैसे हमने अभी पिछले वाले में समझा कि वो दोनों अलग अलग क्यों मूव कर रहे थे, अलग अलग मूव कर रहे थे तो नीचे वाला फिक्स क्यों हो जा रहा था, ये बातें समझी। अब यहाँ पे कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर आपने कह दिया अलग अलग मूव करेंगे, व्हाट इज द प्रूफ? कैसे, मतलब आपने कह दिया कि दोनों साथ साथ मूव करेंगे, लेकिन क्यों कह रहे हो साथ साथ मूव करेंगे? कैसे, मुझे बताओ, करके बताओ। ऐसा अगर कह दिया तो देखो, अब एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है? एक एग्जांपल लेते हैं 6 न्यूटन वाला। 6 न्यूटन वाले पे देखो, 6 न्यूटन होता अगर, यहाँ पे समझना, 6 न्यूटन का एग्जांपल लेके चेक करते कि कैसे कैसे हो रहा है ना, क्या दोनों बॉडी सच में साथ में मूव करने वाली है, नहीं करने वाली है, थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, अगर मैंने कह दिया कि एक्सटर्नल फोर्स इज 6 न्यूटन, तो फिर एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या होना चाहिए? इस फोर्स से 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 होना चाहिए ना। 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 3 बाई 3 इज 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब अगर मैंने कह दिया कि यहाँ पे 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन F का फोर्स लगेगा, और नीचे वाले पे ये 1 kg का मास बना है, ये 2 kg का है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ये तो जस्ट इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 न्यूटन का फोर्स अपोजिट में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है नहीं? अच्छा, अब मुझे बताना कि ये दोनों का एक्सीलरेशन क्या है? 1 है ना, 1 है ना एक्सीलरेशन। अगर इसका एक्सीलरेशन 1 है तो ये फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? इसका एक्सीलरेशन 1 है तो ये फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? क्या दोनों को वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ये चेक कर लेते। अगर दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो भैया हमारा कहना सही है कि दोनों ही सेम एक्सीलरेशन से मूव करेंगे। ठीक है, यहां से तुम F की वैल्यू निकालो और इसी F की वैल्यू को इसमें पुट करके देखो कि अगर सही आ रहा है कि नहीं। अगर 1 एक्सीलरेशन आ जा रहा है तो फिर क्या हो जाएगा? हमारा कहना सही है कि दोनों सेम एक्सीलरेशन से मूव करेंगे। अच्छा देखो, यहाँ पे 6 है, एक्सीलरेशन इज 1, एक्सीलरेशन इज 1, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? F माइनस फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाई मास, है कि नहीं? यही होता है ना। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू 1 है, 1 इज इक्वल टू, देखो 6 न्यूटन हमने लगाया है, माइनस फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाई मास इज 1, तो देखो ये फ्रिक्शन कितना आ गया? कितना आ गया? 6 माइनस 1 करोगे तो 1 आ गया। ये फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, ये फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। 6 माइनस 1 करोगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे निकाल लो यार, ये फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो, 5 आएगा। ठीक है, ये फ्रिक्शन की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ पे 5 रखो और एक्सीलरेशन निकालो। क्या दोनों का एक्सीलरेशन सेम आता है? 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई मास 2, ये कितना हो गया? 2/2 दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अरे वाह, ये जो आप सोच रहे थे सही हुआ ना। देखो 6 न्यूटन का फोर्स लगा है तो यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन आ रहा होगा, फाइन, यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन आ रहा होगा,
ठीक है, जो भी फ्रिक्शन आ रहा है उसकी वजह से कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन तो दोनों का साथ साथ कितना होता है, 1 होता है, तो 1 रख के देखा और फ्रिक्शन निकाला। अब इस फ्रिक्शन को सेकंड मास पे यूज किया और इसका एक्सेलरेशन निकाला, इसका एक्सेलरेशन भी 1 आ गया। सेम मतलब कि जो हमने सोचा था कि दोनों बॉडी एक साथ मूव करेंगी इस केस में, वो बात सही है कि फोर्स अब कुछ भी लगे भैया, देखो 3 न्यूटन तक तो ये दोनों चलने वाले नहीं, 3 न्यूटन। अब इसको सिंगल सिस्टम ट्रीट किया जा सकता है किस केस में, FLA इज ग्रेटर देन FLB में। समझ में आती है बात? चलो बहुत बढ़िया, उतार ले इसे और HCV के प्रॉब्लम्स देखते हैं। चलो अब क्या है ना, देखो पिछले प्रॉब्लम में ना एक छोटी सी बात और ऐड करनी है जिसे मैं इस एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। अब मैंने तुम्हें वहां पर बताया कि वो दोनों साथ साथ मूव करेंगे, अब लेकिन कब तक साथ साथ मूव करेंगे उसकी भी कंडीशन है, वो कंडीशन तुम्हें यहां से क्लियर होगी। ठीक है, देखो उसमें क्या है ना, सबसे पहली बात सोचने वाली बात है कि नीचे वाले बॉडी पे कौन सा फोर्स है जो इसे मूव कराना चाह रहा है, फ्रिक्शन का फोर्स ना। यहाँ पे जो फ्रिक्शन का फोर्स ऐसे आगे की तरफ लगेगा, देखो यहाँ पे फ्रिक्शन का फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, यही फ्रिक्शन तो है रेस्पॉन्सिबल जो इस बॉडी को मूव कराना चाह रहा है, करेक्ट और नॉट? यही फ्रिक्शन तो रेस्पॉन्सिबल है जो इस बॉडी को मूव कराना चाहता है। अगर मूव कराना चाहता है तो इसकी भी तो कोई लिमिट है, इस लिमिट के आगे ये फ्रिक्शन फोर्स तो नहीं बढ़ेगा। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं बढ़ेगा तो इसका एक एक्सीलरेशन फिक्स्ड है, उसके बाद तो इसका एक्सीलरेशन भी नहीं बढ़ेगा। समझ में आती बात? इसका एक्सीलरेशन भी उस लिमिट के आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, ये इस सवाल में देखो, ये HCV का क्वेश्चन नंबर 22 है, HCV का क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज में। अब कह रहा है कि 12 न्यूटन अगर ऊपर वाले ब्लॉक पे लगे तब कैसा कैसा एक्सीलरेशन होगा, अगर 12 न्यूटन नीचे वाले ब्लॉक पे लगे तब कैसा होगा कंडीशन, ये चीज उसने पूछ रहा है। चलो आ जाओ, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो 2 × 10 × 0.2 दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन। 4 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अच्छा, FLB क्या होगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे तो देखो फ्रिक्शन हमेशा ही 0 रहेगा क्योंकि म्यू 0 है। समझ में आती बात? मतलब ये केस हो गया कि FLA इज ग्रेटर देन FLB, मतलब दोनों को साथ साथ मूव करना चाहिए था, लेकिन इसमें साथ साथ मूव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन देखो क्या है, ये 4 न्यूटन तक ही, जब तक ये फ्रिक्शन 4 न्यूटन तक का आ रहा है ना, तब तक तो भैया ये दोनों, तब तक ये वाला क्या है कि लिमिट तक एक्सीलरेट करेगा, उसके बाद तो ये एक्सीलरेट नहीं करने वाला, क्योंकि इस पे फ्रिक्शन फोर्स उससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं ना। फ्रिक्शन फोर्स जब उससे ज्यादा ही नहीं बढ़ेगा तो ये कहां से एक्सीलरेट करेगा यार? समझ में आ रही बात? चलो तो देखो, नीचे वाले ब्लॉक के बारे में अगर मैं सोचूं तो ये है 4 kg का ब्लॉक है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की क्या हो सकती है, 4 न्यूटन। 4 न्यूटन से ज्यादा नहीं होगा। तो अगर मैं इसका एक्सीलरेशन निकालना चाहूँ मैक्सिमम, तो इसका एक्सीलरेशन 4 न्यूटन डिवाइडेड बाई 4 kg दैट इज इक्वल टू 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इससे ज्यादा का एक्सीलरेशन नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? इससे ज्यादा का एक्सीलरेशन नहीं होगा। और वहां पे देखो फोर्स कितना लग रहा है, 12 न्यूटन का लग रहा है, तो बॉडी 1 पे देखा जाए अगर, मास 1 कितने kg का है, 2 kg का है, फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन का, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना लग सकता है, कितना, 4 न्यूटन का, तो 4 न्यूटन। इसका एक्सीलरेशन निकाला जाएगा 12 - 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 12 - 4 इज 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऊपर वाली बॉडी को 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करेगी और नीचे वाली बॉडी एक से ज्यादा एक्सेलरेट नहीं कर सकती है। समझ में आ रही बात? एज अ सिस्टम अगर तुमने इसे ट्रीट किया होता, एज अ सिस्टम अगर तुमने ट्रीट किया होता तो देखो ये 6 kg का मास होता, फोर्स लगता है 12 न्यूटन का और नीचे पे तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन सिस्टम का क्या आता, सिस्टम का एक्सेलरेशन आ जाता 2 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है ना, तो फिर ये मूव नहीं कर सकता। वैसे ही तुम्हें पिछले वाले एग्जांपल में भी वैसे ही चेक करना है। जैसे ही नीचे वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ज्यादा हो जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, तुम्हें अलग अलग बॉडी ट्रीट करनी पड़ेगी, तब तुम एज अ सिस्टम ट्रीट नहीं कर सकते हो। समझ में आती बात? अब यहाँ पे देख लो, FLA फिर से अगेन FLA इज 4 न्यूटन और यहाँ पे FLB इज 0 न्यूटन। 0 न्यूटन है, यहाँ पे तो कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, यहाँ पे ही फ्रिक्शन है। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 न्यूटन तक हो सकती है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 4 न्यूटन तक हो सकती है। और इसका एक्सीलरेशन क्या हो सकता है, 4 × 2, अगेन वही वाली बात आ रही, इसकी एक्सीलरेशन कितनी तक हो सकती है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऊपर वाले बॉडी का देखूं मैं, मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ मास 2 kg वाले मास का अगर मैं देखूं तो देखो फ्रिक्शन कितना लग सकता है मैक्सिमम, यहाँ पे 4 न्यूटन का लग सकता है ना। तो ऐसे कर लो, यहाँ पे लगा लो 4 न्यूटन और यहाँ पे लगा लो 2, यहाँ पे लगा लो 2, यहाँ पे लगा लो 4,
मतलब कि एक्सेलरेशन कितना आ गया, ये 2 kg है, तो 4 न्यूटन डिवाइडेड बाई 2 kg इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऊपर वाले बॉडी की 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अगर मैं एज अ सिस्टम ट्रीट करता हूँ 6 kg लेता हूँ और फोर्स लगाता हूँ 12 का, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आएगा, सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आएगा, 12 न्यूटन डिवाइडेड बाई 6 kg दैट इज इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अरे तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ऊपर वाले का भी हो सकता है। दैट मीन्स कि दोनों ही मासेस A1 विल बी इक्वल टू A2 विल बी इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, दोनों ही सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। समझ में आती है बात? क्यों? देखो यहाँ पे तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की लिमिट क्रॉस कर गया था, इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन अलग हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन की लिमिट पे है ये दोनों, इसीलिए ये दोनों साथ साथ मूव करेंगे। समझ में आती है बात? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो एक ना एक बॉडी का मैक्सिमम लिमिट फिक्स्ड है। जब ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो नीचे वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन फिक्स्ड है, अगर नीचे फोर्स लगा रहे हो तो ऊपर वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन फिक्स्ड है। समझ में आ रही बात? चलो ठीक है, फिर तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा उसी में ना कुछ और 22 के बाद में 23 क्वेश्चन भी है, 24 क्वेश्चन भी है, वो सब भी ट्राई करना तुम घर पे आराम से, है ना? बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, घर वालों का भी ध्यान